हेलो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या पर्पसेस हैं, एंड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है फुटबॉल गेम का। फुटबॉल गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल गेम के नाम से हमें पता चलता है कि इसमें प्लेयर का फीट इन्वॉल्व होता है, इसमें प्लेयर का पैर इन्वॉल्व होता है। जैसे इन फोटोज़ में दिख रहा है कि सारे प्लेयर्स अपने पैर से बॉल के साथ खेल रहे हैं। अगर बॉल किसी भी प्लेयर के हाथ को टच करती है तो ऐसी कंडीशन में इसको एक फ़ाउल माना जाता है। बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर गोल कीपर के हाथ को फुटबॉल टच करे तो ऐसी कंडीशन में फ़ाउल नहीं होता। अब इस फाउल को देखने के लिए रेफरीज होते हैं। सो इफ़ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर कोई प्लेयर फुटबॉल को अपने हाथ में रखता है और एक दूसरे के पास पासिंग करता है तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग फुटबॉल खेल ही नहीं रहे, वो लोग कोई और गेम खेल रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल्स की क्या ज़रूरत है किसी गेम में। तो जिस तरीके से फुटबॉल में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही दूसरे गेम्स में जैसे हॉकी और क्रिकेट में भी रूल्स होते हैं, और सारे गेम उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग खेले जाते हैं। ये वही रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक गेम को दूसरे गेम के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक गेम को दूसरे गेम के साथ डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे गेम्स हैं, इन गेम्स की तरह सोसाइटीज़ में भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे गेम्स में रूल्स होते हैं गेम्स को खेलने के लिए, वैसे ही सोसाइटी में सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। इन सोसाइटी के रूल्स की वजह से अलग अलग टाइप्स की सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन होता है। इन लार्जर सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, इंडिया जैसी बड़ी सोसाइटीज़ को अगर देखें जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे रूल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए सभी लोगों का मत ज़रूरी होता है, सभी लोगों की इच्छा ज़रूरी होती है। अब ये जो सारे मत होते हैं, ये जो सारे रूल्स होते हैं, ये बड़ी कंट्रीज़ के लिए रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन यहीं से निकल के आएगी। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हमको कंट्री को चलाने के लिए या सोसाइटी को चलाने के लिए रूल्स मिलते हैं, उस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की एक और डेफिनेशन है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज दैट डिफाइन हाउ अ नेशन इज़ गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज का फंडामेंटल सेट होता है जो हमें बताता है कि एक कंट्री कैसे गवर्न होगी, एक कंट्री कैसे चलेगी, किस तरह के रूल्स उस कंट्री में फॉलो होंगे। वाई डज़ अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। इस बात को समझने के लिए एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो ये एग्जाम्पल है नेपाल का। नेपाल के लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्ट्रगल किया। जैसे नेपाल का स्ट्रगल स्टार्ट होता है ईयर 1990 में। ये लोग लगभग 12 साल तक स्ट्रगल करते हैं और 12 साल के बाद 2002 में इनका स्ट्रगल ख़त्म होता है। अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र ये ऑर्डर करते हैं कि कंट्री को प्रोटेक्शन की नीड है और प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहाना बना करके ज्ञानेंद्र नेपाल की आर्मी को अपने अंडर ले लेते हैं। बाद में किंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बनते हैं फरवरी 2005 में। नवंबर 2005 में माओवादी लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके 12 पॉइंट्स के एक एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। इस एग्रीमेंट के बाद नेपाल की जनता को लगने लगा था कि अब नेपाल में बहुत ही जल्दी डेमोक्रेसी आ जाएगी, नेपाल में बहुत ही जल्दी पीस आ जाएगा। ईयर 2006 में काफ़ी ज़्यादा पावर्स नेपाल के किंग के पास आ जाती है। उसके बाद नेपाल के किंग नेपाल की थर्ड पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं, थर्ड पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। इसके बाद 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बन जाता है, मोनार्की को ख़त्म करके, किंगशिप को ख़त्म करके। और ऊपर जो फ़ोटोज़ देखने को मिल रहे हैं ये उसी टाइम के मूवमेंट के फ़ोटोज़ हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे पर्पसेस को पूरा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फंक्शंस देता है, जैसे फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। सबसे पहले ये ऐसे आइडल्स बताता है, ऐसी बातें बताता है जो कंट्री के बेस को क्रिएट करती है, जो हमें बताती है कि इस कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स किस जगह पे रहते हैं, कैसी जगह पे रहना चाहते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का फंडामेंटल नेचर क्या है।
इसके साथ अ कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे सेट ऑफ रूल्स, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में भी बताता है जिन प्रिंसिपल्स एंड जिन रूल्स के साथ कंट्री में रहने वाले सारे लोग एग्री करते हैं। मतलब ये वो रूल्स हैं जिन्हें बनाने की परमिशन कंट्री के सारे लोगों ने दी हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू फाइंड द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा पर्पस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना या कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन कर पाना। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंट्री के लिए गाइडलाइंस क्रिएट करने में, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस क्रिएट करने में, कि गवर्नमेंट आगे चल के अपने डिसीजंस लेने के लिए किन बातों पे निर्भर होगी, गवर्नमेंट को डिसीजंस लेते समय क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, एक कंट्री के लिए किस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकर्स की हेल्प करता है। आफ्टर दैट रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, जैसी हमारी पहले बात हुई थी कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ जो कि डेमोक्रेसी के रूप में वर्क करती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन अवर बिहाफ। डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जहाँ पे हम हमारे लीडर्स को चूज़ करते हैं हमारे बिहाफ पे पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। डेमोक्रेसी में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और उन्हें अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे, मीन्स पीपल्स के बिहाफ पे कंट्री को रूल कर सके। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this। अब जब हम लोग लीडर्स को पावर देते हैं तो एक बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है ये लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज़ करें और अपनी अथॉरिटी के साथ कंट्री से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजंस ले दें। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन इनकी हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें लीडर्स के गलत डिसीजन से या फिर लीडर्स के पावर मिसयूज़ करने से हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस। और अगर ऐसी कंडीशन में कोई लीडर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है तो उससे जनता के साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस होता है, जनता के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता है। फिर आता है एक कहानी है जो इसी बात को दर्शाती है कि कैसे लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो ये कहानी एक क्लासरूम की है। इसमें कैरेक्टर है सुरेश। सुरेश इस क्लास में एज अ क्लास मॉनिटर अपॉइंटेड है। सुरेश एक बुली स्टूडेंट है। सुरेश अपने साथ वाले दूसरे स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। उसके क्लासमेट्स भी उसको पसंद नहीं करते हैं। मिसेस राव इनकी क्लास टीचर है और मिसेस राव कुछ अर्जेंट वर्क के लिए क्लासरूम छोड़ करके जाती है। तो इस कंडीशन में जब टीचर्स क्लास से बाहर हैं तो क्लास मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लास को हैंडल करें। अब जो क्लास मॉनिटर हैं सुरेश, क्लास मॉनिटर अपनी क्लास के एक बच्चे अनिल को बोलते हैं, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अनिल, मैं आज तुम्हारी रिपोर्ट मिसेस राव से करने वाला हूँ। बट अनिल पूछता है कि व्हाट हैव आई डन, मैंने किया क्या है जिस बात के लिए आप मेरी रिपोर्ट क्लास टीचर से करने वाले हो। अब जब क्लास टीचर मिसेस राव क्लास के अंदर आती है तो सुरेश बताता है कि मैम अनिल बहुत ज़ोर से बात कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बातें नहीं मान रहा था। मैंने काफ़ी बार अनिल को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन अनिल मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद मैम अनिल को पनिशमेंट देती है और अनिल को पनिशमेंट में मिलता है कि तुम्हारी कॉपी में 100 टाइम्स ये बात लिखो कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। मैं आज के बाद कभी भी क्लास मॉनिटर की बात नहीं टालूंगा। ये पनिशमेंट अनिल को मिल जाती है। अनिल बार बार बोलता है कि बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल बार बार मैम को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैम अभी अथॉरिटी वाले पर्सन की बात मान रही है, मैम अभी सुरेश की बात मान रही है क्योंकि सुरेश क्लास मॉनिटर है। इस सारी कहानी के बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक और किस लिए हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का ध्यान रखता है कि डोमिनेंट ग्रुप्स मीन्स सोसाइटी के पावरफुल ग्रुप्स या फिर सोसाइटी में मेजॉरिटी में रहने वाले ग्रुप्स अपने से कम पावरफुल लोगों के साथ अन्याय ना करें, अपने से कम पावरफुल लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए ज़बरदस्ती ना करें।
इसके बाद एक और ऐसी स्टोरी बोर्ड है क्लासरूम की जो इस तरह की सिचुएशंस को समझाती है कि किस तरह से डोमिनेंट ग्रुप्स अपने से कम पावरफुल लोगों के साथ गैर इंसाफ़ी करते हैं, उनको अपनी बातें ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। सो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये एक स्कूल की कंडीशन है और गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। गेम पीरियड स्टार्ट होने के बाद ये जो गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स बताती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। हम कुछ नया करते हैं, हम कुछ चेंज करते हैं और आज बास्केटबॉल खेलते हैं। बट ये लड़के बोलते हैं नो, वी विल प्ले क्रिकेट, हमको क्रिकेट ही खेलना है। अब इस बात का डिसीज़न लेने के लिए टीचर के पास जाते हैं और टीचर बोलते हैं कि जिसको जो भी गेम खेलना है वो अपना हाथ खड़ा करे। लाइक जिन बच्चों को क्रिकेट खेलना है वो अपना हाथ खड़ा करे। अब जैसे ही टीचर्स ये बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इस स्कूल में बॉयज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। बॉयज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होने से ज़्यादा बॉयज़ अपना हाथ खड़ा करते हैं। टीचर का डिसीज़न क्रिकेट गेम की तरफ चला जाता है। अब ये बच्चा बोल रहा है ही वी वॉन, वी हैव वॉन, हम जीत गए। सो ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। वो गर्ल बता रही कि हाँ तुम्हारा जीतना तय था, क्योंकि क्लास में बॉयज़ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन वाइज अगर इलेक्शन होगा तो फिर हम तो जीत ही नहीं सकते, बिकॉज बॉयज़ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ हाथ खड़ा करेंगे और हम लोग इलेक्शन या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारी चॉइस को अप्रूव नहीं किया जाएगा। क्रिकेट गेम स्टार्ट होने के बाद दो गर्ल्स अपना पर्सनल डिस्कशन करती है। उसमें फर्स्ट गर्ल बताती है वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी। हमें हमेशा वो चीज़ें करनी पड़ती है जो बॉयज़ चाहते हैं। हमें हमेशा बॉयज़ की मर्जी के अकॉर्डिंग गेम्स खेलना पड़ता है। दूसरी गर्ल बोलती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस सो दैट अवर विशेस आर ऑल्सो हर्ड। मैम को डिसीज़न लेने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारी विशेस भी पूरी हो सके, हम भी हमारी बातें मनवा सकें। इस तरह की जो अनहेल्दी सिचुएशंस होती है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हो सकती है, जहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप्स कंटिन्यूसली अपने डिसीजंस माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कंडीशन को टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी अर्थात मेजॉरिटी का अत्याचार कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यूजुअली इस तरह के रूल्स भी होते हैं जो माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के अत्याचार से बचाते हैं, मेजॉरिटी के टायरेनीज से बचाते हैं। सो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट रोल निकल के आता है, एक और इम्पोर्टेंट महत्व निकल के आता है। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्राइजली टू प्रिवेंट दिस टायरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और रोल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को मेजॉरिटी की टायरेनी से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कम पॉपुलेशन वाले लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोगों के अत्याचारों से बचाता है। आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि आज के डिस्कशन को करने के बाद हम इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब ये इस चैप्टर का जस्ट पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले पार्ट इसी चैनल पे बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।